नमस्कार। दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। और आज हमारी चर्चा का विषय है बढ़ता तापमान और हमारा कल। पर्यावरण हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान और आज हमारी सबसे बड़ी चिंता। कहीं अत्यधिक बारिश तो कहीं पिघलते ग्लेशियर, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी तो कभी बहुत ज़्यादा ठंड। समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनका हल कहाँ है? सरकार के पास, हमारे पास या प्रकृति के पास? आज इसी मुद्दे पर चर्चा कायम करने के लिए स्टूडियो में राब्ता कायम किया है डॉक्टर महावीर सिंह, जो कि प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी हैं। सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर महावीर जागलान हूँ और रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, और पूर्व चेयरपर्सन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का हूँ, और लगभग 32 इयर्स की सर्विस के बाद जो है मैं रिटायर हुआ हूँ, और फिलहाल भी मैं बहुत सारे एकेडमिक जो इश्यूज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हूँ। जी सर। सर, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो अक्सर लोग जो बादलों को सिर्फ और सिर्फ बारिश से जोड़ते हैं, आपको क्या लगता है, बादल जो हैं वो सिर्फ बारिश से जुड़े हैं या इनका कोई अलग महत्व भी है? देखिए, बादल जो है बारिश से भी जुड़े हुए हैं, बादलों का और भी बहुत कुछ महत्व है। मोटे तौर पे ये सवाल बेसिकली बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि ये बादल अलग प्रकार के क्यों हैं, या अलग अलग रंग उसके होते हैं, अलग अलग ऊंचाई के होते हैं। दरअसल वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इन बादलों को 10 क्लास में, जेनरा में मतलब बांटा है जी। और वो ऊंचाई के अनुसार हैं, और उसके बाद इसके अनुसार भी हैं कि वो कितनी ऊंचाई तक ऊपर फैलते हैं नीचे से, यानी कि ऊपर की तरफ, या एक लेयर के रूप में है या परत के रूप में है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो सबसे ऊंचे जो बादल हैं वो 3 प्रकार के हैं: सीरोस्ट्रेटस, सीरस और सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स। कमाल की बात यह है कि ये ऐसे बादल हैं जिनका आपको परछाई भी नज़र नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि इनका ये जब वायुमंडल में होते हैं तो हमें आमतौर पे आने वाली तूफान की सूचना ये देते हैं जी। ये आमतौर पे सूरज या चांद के चारों तरफ कोरोना या हेलो का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे किसान जो हैं इसका अनुमान लगाते थे जब खासकर हमारे यहाँ पे जो सर्द ऋतु में जो तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, जाने के लिए उनको पता चल जाता था, और वो कहते थे कि एक कहावत है, मैं हरियाणा में बता देता हूँ कि सूरज कुंड और चांद जलेरी, कट कट टिबे भरजा डेरी। इसका मतलब ये है कि अगर सूरज के चारों तरफ आपको एक हेलो नज़र आता है, जिसमें मतलब उसके बीच का जो आसमान है वो बहुत चमक रहा है, या चांद के चारों तरफ आपको अलग अलग रिंग्स में जो आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग कलर्स के, जैसे इंद्रधनुष में होते हैं जी, तो वो इस चीज़ का एक अनुमान होते हैं जी। तो बादल जो है आपके, अच्छा, सारे के सारे बादल आपको बरसात नहीं देने वाले हैं। सिर्फ मोटे तौर पे 3 तरह के बादल हैं जो सबसे ज़्यादा आपको बरसात देते हैं, और ये मध्यम या निम्न स्तर के बादल हैं। बादल ऐसे भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बादल तो ऐसे बिल्कुल परतें हैं आपको दिखाई देंगे। तो ये बादल जो है, ये परतों वाले बादल ही आपको बता रहे हैं कि हमारा जो हम बने जो हैं उनका, यानी कि उनका डेवलपमेंट जो हुआ है वो धीरे धीरे वायु के ऊपर उठने से हुआ है। यानी कि पूरी की पूरी एक वायु की परत ऊपर उठ जाए धीरे धीरे, और अगर उस वायु में नमी है तो जहाँ पे भी जाके इसमें संघनन होगा, ये बादल का निर्माण होगा। लेकिन आपने बादल ऐसे भी देखे होंगे कि जो उनका बेस तो आपका लगभग 2 किलोमीटर सरफेस से पृथ्वी के उसके पास हो सकता है, लेकिन हो सकता है वो कई किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैले हुए हैं, यानी कि हम जिसको कहते हैं ना ट्रोपोस्फियर, उसकी ऊपरी सीमा तक भी वो जाते हैं। अच्छा। पहाड़ जैसे बादल जो होते हैं उसको हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। और ये बादल ही ज़्यादातर आपको बहुत तेज़ बरसात देने वाले, ओले गिराने वाले, अच्छा, या जो बिजली की जो कड़क है या तड़ित जो प्रक्रिया है वो उसके साथ जुड़े हुए हैं जी। उसके अलावा आपके जो जैसे कुछ जैसे निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें उन बादलों से आपको बरसात होती है जी। तो बादल अपनी उनकी जो शेप है, उनकी जो साइज है, उनका जो रंग है, वो अपने
जन्म की कहानी आपको बता रहे हैं, अगर आप उनको देखना चाहें तो। जी। और बादलों का महत्व जो है मौसम से भी है। बहुत सारे लोगों को बादल छाए हुए हों तो मौसम अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। या बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो जैसे इश्यूज हैं वो उसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। जी। एक सर, हम पूरब और पछुआ हवाओं के बारे में भी अक्सर सुनते हैं, तो क्या ये मौसम या ऋतु परिवर्तन में कोई अहम रोल निभाती हैं? देखिए, पूर्व और पछुआ हवाएं जो है दो अलग स्तर पे हैं। जी। एक तो अगर आप विश्व के लेवल पे अगर देखोगे तो पूर्वी हवाएं जो इनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। अच्छा। ट्रेड्स जिसको कहते हैं, है ना। तो ये आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चलने वाली हवाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। जी। दूसरी जो है जिनको पछुआ पवने कहते हैं वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में चलने वाली पवने हैं। जी। और जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं और जो अपने साथ जो है तूफान भी लेके चलते हैं, उनका भी लगभग वही दिशा होती है। जी। जहाँ तक हमारे हिंदुस्तान में जो पूर्वा और पछुआ का जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, पूर्वी हवाएं जो है मानसून के साथ जुड़ी हुई है। जी। दरअसल जब मानसून आती है तो हमारे यहाँ पे जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है, इसमें से जो हवाएं चलती हैं और जो अपने साथ बहुत सारे एक तरह से जो है निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र या जिनको हम डिप्रेशन कहते हैं वो भी चलते हैं। जी। तो हमारे यहाँ पूर्वा का मतलब है कि आप मानसून की जो इसका मतलब मानसून सक्रिय है। जी। पछुआ जब चल रही है तो अगर हम गर्मी में कहें तो हम कहें मानसून सक्रिय नहीं है। जी। दूसरा ये है कि इसका मौसम के अनुसार भी परिवर्तन है। जैसे उत्तर पश्चिमी भारत में ज़्यादातर हवाएं अगर आप गर्मी को छोड़ दें तो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती हैं। जी। तो उसका महत्व ये है कि सर्दी में आते आते हमारे यहाँ जो प्रेशर और विंड बेल्ट्स होते हैं ना वो शिफ्ट करते रहते हैं। अच्छा। नॉर्थ को और साउथ को सीजन के अनुसार। जी जी। तो हमारे जो मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र के जो विंड्स जो हवाएं हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए जो पश्चिमी विक्षोभ हम कहते हैं वो हमारे तक आ जाते हैं। जी। तो वो आमतौर पे पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। जी। तो अक्सर हमारा ये ख्याल रहता है, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एक क्षेत्र का जलवायु जो है वो वहाँ का मौसम जो है वो निर्धारित करता है। जैसे अगर हमें ज़रूरत है कि हम इस एरिया में रह रहे हैं तो हम यहाँ के जलवायु का ही ज़्यादा ख्याल रखें। तो क्या पूरे विश्व का जो जलवायु है या मौसम जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा कि जलवायु और मौसम में अंतर होता है। जी। मौसम तो जो है किसी स्थान पे किसी समय किस तरह का तापमान है, वहाँ पे वायु दाब कितना है या वहाँ पे कितनी बरसात हुई है या नहीं हुई है या उसकी आर्द्रता कितनी है, उसके अनुसार उस समय का हम कहते हैं। जी। लेकिन जो क्लाइमेट है या जलवायु जो है ये उसकी एक लंबे अंतराल की जो है एक औसत होती है। जी। ठीक है। तो जलवायु जो है वाकई कोई अपने आप में एक स्थान की आइसोलेटेड नहीं होती है। ओके। वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। आप कमाल तो ये है कि जैसे हमारा जो मानसून है, ये मानसून जो है ये यहाँ से कोई मतलब 10,000 किलोमीटर दूर की जो परिघटनाएं जो हो रही हैं उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। अच्छा। ये प्रशांत महासागर में के पूर्वी भाग में का तापमान क्या है उससे जुड़ा हुआ है। ये हमारे जो जेट स्ट्रीम जो चल रहे हैं, है ना, और ख़ासकर हमारी एक जेट स्ट्रीम है जिसको हम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम करते हैं, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है उसके साथ जो है आपका जुड़ा हुआ है। जब तक ये जेट स्ट्रीम, उदाहरण के तौर पे इसकी स्थिति जो है हमारे यहाँ सर्दी में ये हिमालय से दक्षिण में होती है। ठीक है। लेकिन जब तक ये हिमालय के से उत्तर में शिफ्ट नहीं कर जाएगी तब तक हमारी मानसून नहीं आती है। अच्छा। तो जलवायु जो है एक स्थान पे ऐसा नहीं है कि जहाँ जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो बनी रहेंगी। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत दूर दराज इलाके में हो रही हैं, उसका संबंध आपके साथ है। जी। समुद्री धाराओं के बारे में अगर बात करें, जैसे आपने बोला कि खाड़ी की तरफ से जो हवाएं आती हैं, तो क्या समुद्री धाराएं भी मौसम बदलने में कोई अपना प्रभाव डालती हैं? और अगर डालते हैं तो शहरीकरण का आज पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये दो अलग सवाल हैं। जी। समुद्री धाराएं जो हैं वो दो तरह की हैं मोटे तौर पे। एक तो जो जिनको हम कोल्ड वाटर करंट्स कहते हैं, है ना, शीत जो धाराएं हैं जी। और दूसरी उष्ण हैं यानी कि जो वार्म वाटर करंट्स हैं। ठीक है। तो जिन
बहुत सारे तटीय क्षेत्र हैं जिनके साथ साथ जब ये गुजरती हैं तो उसके तापमान को में ये परिवर्तन लाती हैं और वहाँ पे जो बरसात होती है उसमें भी परिवर्तन लाती हैं। जी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जो हमारे महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं, जो आपके उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, यानी कि कम जो आपके अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, उसके पश्चिमी भाग के सारे हमारे डेजर्ट्स हैं ना, जो मरुस्थल हैं, वो पश्चिमी भाग में। ठीक है। क्योंकि उन पश्चिमी भागों के उनके साथ जो है आपको ठंडी जल धाराएं मिलेंगी, और ठंडी जल धाराएं जो हैं उसकी वजह से वहाँ समुद्र का तापमान कम होता है और वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यानी कि वायु वहाँ नीचे बैठती है, और नीचे बैठती हुई वायु कभी बरसात नहीं होने देती है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण है कि इसकी जो लोकेशन है आपके सारे जो मरुस्थलों की पश्चिमी की तरफ है, चाहे हमारा थार डेजर्ट हो, चाहे अरब का देख लो, आप सहारा डेजर्ट देख लो, कालाहारी डेजर्ट देख लो, कोई भी अगर आप मरुस्थल देखेंगे वो पश्चिमी भाग में जो है पाया जाता है। इसके विपरीत जो गर्म जल धाराएं हैं वो आपके तापमान को ऊपर करती हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो उन्हीं अक्षांश पे पश्चिमी यूरोप में और उत्तरी अमेरिका जो है उसकी जो पूर्वी जो तट है उसी अक्षांश पे 2 स्थान स्थित हैं, उनके बीच में तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस का। क्यों? क्योंकि यूरोप के साथ जो चलने वाली एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है, वो गर्म पानी की धारा है और वो नॉर्वे तक जाती है, तो इसके तापमान को ऊपर बढ़ा देती है। जबकि जो कनाडा और जो अमेरिका का जो पूर्वी तट है उसके साथ एक लेब्राडोर करंट आती है। अच्छा। वो लेब्राडोर करंट उसका तापमान नीचे लेके जाती है, तो दोनों का असर उल्टा हो रहा है, तो तापमान में जो है अंतर है। दूसरा जो सवाल आपका था कि जो शहरीकरण का और मौसम का क्या संबंध है, जलवायु का क्या संबंध है। एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं अर्बन हीट आइलैंड, यानी कि जो आपके सिटीज हैं वो अपने आप में एक उष्ण वायु का एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, चंडीगढ़ में तो बहुत सारा एरिया आपने देखा होगा कि ग्रीन है जी, तो खुला है जी, तो उसमें आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे मकान या इस तरह के कंस्ट्रक्शन हैं, रोड्स हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो हीट आ रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, वो आपका जो सरफेस है वहाँ के जो धरातल है वो ऑब्जॉर्व करता रहता है जी, और फिर उसको छोड़ता है। तो वो आते हुए तो आपको पता नहीं चलेगी वो शॉर्ट वेव में है। लॉन्ग वेव्स में जो एनर्जी जो जाती है वो हीट जो होती है उससे जो है वो सारा गर्म हो जाता है। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे आपको शहरों में बिल्डिंग्स ज्यादा हैं और जहाँ पे ग्रीन एरिया नहीं है ना, हरा क्षेत्र नहीं है, पार्क नहीं है, वहाँ पे तापमान कहीं ज्यादा होगा उसी शहर के, अगर आप बाहर के इलाकों से अब तुलना करोगे। जी बिल्कुल। और ये पुणे में मतलब ये लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ जाता है शहर के अंदर का और शहर के बाहर के क्षेत्र का। जी ओके। एक दो शब्द आते हैं, एक एल नीनो, एक ला नीना। इन्हें अगर आम भाषा में समझना चाहें तो किस तरह से समझा जा सकता है? मैं आम भी बताऊंगा, बट थोड़ा सा इसका एक मैं आपको वर्णन करना चाह रहा हूँ कि ये जो एल नीनो या ला नीना है ना जी, ये भी समुद्री धाराओं के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा। क्या हुआ कि ये प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा महासागर है जी, और भूमध्य के क्षेत्र हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फैलाव इसका जो पूर्वी पश्चिमी जो फैलाव है सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि जो पश्चिमी भाग है इसका, यानी कि जो इंडोनेशिया या जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट और इसके साथ का जो या फिलीपाइंस ये वाला जो एरिया है ना जी, इसमें तापमान आपका ज़्यादा रहता है। अच्छा। ठीक है। और जो पूर्वी भाग है जो पेरू, इक्वेडोर और ये वाला जो एरिया है वहाँ पे तापमान जो है वो बहुत कम रहता है। अच्छा। जिसकी वजह से इन दोनों में तापमान में अंतर आता है, और तापमान में जब अंतर होगा तो वायुदाब में भी अंतर होगा। तो यहाँ पे आपका निम्न वायुदाब है, ये जो इंडोनेशिया के आसपास, वहाँ पे उच्च वायुदाब है। ठीक है। जिसकी वजह से इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो वायु का सर्कुलेशन होता है, यानी कि
पूर्वी जो हिस्सा है इक्वेडोर और पेरू के आसपास, वहां से वायु चलती है और यहाँ पे आके ऊपर उठती है, ठीक है, और फिर वो जाके नीचे बैठती है, एक तरह का सेल बनता है, सर्कुलेशन सेल। तो ये आमतौर पे ये स्थिति रहती है, इसको हम वॉकर सेल कहते हैं। ओके, गिलबर्ट वॉकर थे, हमारा जो इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसको पहले आरएमडी कहते थे हम, रॉयल मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके डायरेक्टर होते थे, ठीक है। तो वो मॉनसून की जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये जो प्रशांत महासागर वाला जो इलाका है, इसमें जो तापमान में बदलाव आता है, इसका संबंध हमारे मॉनसून से है। तो वो एल नीनो की खोज जो है सबसे पहले वो उसने की थी एक्चुअली। ओके, तो उसने ये वॉकर सर्कुलेशन पहचाना था जी। लेकिन उसने बाद में देखा कि भाई लगभग 2 से 7 साल के अंतराल के बाद, कोई फिक्स नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। अच्छा, जो पेरू के साथ का जो एरिया है वहां पे ना एक ठंडी जल धारा है, कोल्ड वाटर करंट है, जिसको पेरू करंट कहते हैं, ठीक है। पहले अब इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। तो वहां पे उसकी वजह से वहां पे तापमान कम रहता था, तो वो धारा लुप्त हो जाती है और उसके स्थान पे पानी, वहां पे जल जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। जी, ठीक है। तो वो जब वहां पे जल गर्म होता है तो पेरू के साथ आसपास ना एक काफी बड़ा मछुआरों का क्षेत्र है, वहाँ मछुआरे हैं जी। तो उन्होंने देखा कि ये आमतौर पे क्रिसमस के आसपास होता है, पानी गर्म हो जाएगा तो वहाँ की जो फिशरी है ना, जो मत्स्य क्षेत्र, वो बर्बाद हो जाता है। तो वो उन्होंने सोचा कि दिस मस्ट बी द चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, तो उसका नाम उसने एल नीनो रखा था। एल नीनो बेसिकली क्या है कि वहाँ पे जब वो गर्म हो जाता है तो ये जो वॉकर सर्कुलेशन में बता रहा था ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको हम कहते हैं सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन। तो इसकी वजह से क्या है कि पूरे के पूरे विश्व में जो तापमान है, जो बरसात है, उसके ऊपर उसका अंतर पड़ता है, उसको वो प्रभावित करती है और उसका असर हमारे मॉनसून तक भी आता है। तो एल नीनो तो ये हुआ। ला नीना जो है, ये टर्म बाद में इस्तेमाल करी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ला नीना एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें जो नॉर्मली जो तापमान रहता है ना पूर्वी जो प्रशांत महासागर में, उससे कम तापमान हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका वॉकर सर्कुलेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और इस वॉकर सर्कुलेशन की वजह से जो इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और इस इलाके में बहुत ज्यादा बरसात होती है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब एल नीनो हो जाता है तो इसके बिल्कुल विपरीत है, यहाँ से बरसात शिफ्ट कर जाती है और जो सेंट्रल यानी कि जो मध्य जो आपका जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसकी तरफ वो शिफ्ट कर जाती है। और तो ये भी समुद्री धाराओं से जुड़ी हुई दो प्रक्रियाएं हैं। तो समुद्री धाराएं बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो प्ले करती हैं मौसम को लेके। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, इसका किसानों के ऊपर अगर एक प्रभाव देखें तो वो किस तरह का प्रभाव है? देखिए, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने वाली एक संस्था है जिसको हम कहते हैं इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जी। और ये जो संस्था है ये मॉनिटर कर रही है, हालांकि बहुत सारी दूसरी स्टडीज भी हुई हैं। और इसकी जो लास्ट रिपोर्ट आई थी वो 2022 में आई थी जी, जिसके अनुसार ये है कि हमारा तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस, जो 1850 से 1900 का जो औसत जो था उससे 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो है बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं, बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं दुनिया भर में की अर्थव्यवस्थाओं पे, किसानों पे भी, खेती पे भी इसका बहुत असर जो है पड़ने जा रहा है ये। और अभी से इसको आप नोट कर ले सकते हैं। एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी हुई है, मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। वो उसने ये दिखाया है कि भाई ये जो तापमान बढ़ा है ना, उस तापमान बढ़ने की वजह से कितना असर जो है जीडीपी पे पड़ा है अलग अलग देशों के। तो उसने पाया कि जो देश ठंडे हैं, यानी कि मध्य और उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्रों में जो के देश हैं, उनको इससे फायदा हुआ है। अच्छा, जीडीपी उनकी बढ़ी है। क्योंकि तापमान बढ़ने से वहां पे वो तो ठंडे प्रदेश हैं,
तो उनके जो है एक तो जितनी वो फसल उगा सकते थे उसका टाइम बढ़ गया, पहले छोटा था। जी जी। ठीक है, तापमान बढ़ने से उनकी जो इफिशियंसी है लेबर की वो भी बढ़ गई जी। लेकिन जो हमारे जैसे देश हैं, जो 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 आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो देश हैं या जिसको हम ग्लोबल साउथ भी कहते हैं, ऐसे देशों में तापमान बढ़ने की वजह से जीडीपी घटी है। और आप अनुमान, आपको ताजुब हो गए जान के, मैं बाकी का तो आपके सामने आंकड़ा नहीं रखूंगा। उनका इस स्टडी का मानना है कि अगर तापमान नहीं बढ़ता तो हमारी जो जीडीपी है वो 34% ज्यादा होती है, यानी कि 34% घटी है उसकी वजह से। तो 34% बहुत ज्यादा होता है, एक तिहाई होता है। हमारे यहाँ पे जो इसका असर जो है अभी से दिखाई देने लगा है। मैं मोटे तौर पे 2 हिस्सों में इसको बांट देता हूँ, ठीक है, और उसके किसानी के साथ संबंध, खेती के साथ संबंध। पहला है कि मॉनसून पे इसका क्या अंतर पड़ा, तो तापमान बढ़ने का उससे ये बढ़ा है कि जो बरसात है, यानी कि मॉनसून की जो बरसात होती थी वो कम समय में और बहुत तेजी से होने लगी। क्योंकि तापमान बढ़ने की वजह से जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है, तो वो बहुत इरेटिक हो गई है, यानी कि आपको थोड़े से समय में बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। इसको हम कहते हैं हैवी प्रिसिपिटेशन इवेंट्स। अब इसका असर देख लीजिए आप, हिमाचल पिछली साल जो है कितनी तबाही हुई वहाँ, बिल्कुल है ना, कितने क्लाउड बर्स्ट हुए, ये सारे इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें भी जो बरसात हो रही है वो मतलब उस गति से या उस इंटेंसिटी से नहीं हो रही जो पहले होती थी। थोड़े से समय में बहुत ज्यादा बरसात हो जाती है। बिल्कुल। उसका परिणाम ये होता है या तो आपका बाढ़ आएगा या बीच में जो है लंबा गैप हो जाता है, तो उससे आपके सूखा पड़ेगा। जी। एक जो फर्क जो पड़ा है आपके विंटर में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। आपने बहुत सारे लोगों ने शायद अभी नोट भी करना शुरू कर दिया है कि हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये लेट आना शुरू हो गया। जी बिल्कुल। ये पहले ये नवंबर में शुरू हो जाते थे। जी। इस साल भी जनवरी के आधे में आके ये शुरू हुए। जी बिल्कुल, है ना। तो ये भी इसलिए शुरू हुए हैं कि क्योंकि विंड बेल्ट जो शिफ्ट कर रहे हैं ना, उसमें जो है अंतर आ गया है और ये आगे लंबे समय तक जा रहे हैं, यानी कि जब फसल आपकी पक रही है तब तक भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारी जगह चूंकि तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ओले और इस तरह का जो विध्वंस जो है वो लेके आ रहे हैं। जी। तो ये मोटे तौर पे और भी हैं इसके फैक्टर, लेकिन मोटे तौर पे 2 चीजें मैं आपको बताऊं। जरूरी है कि हमें ये बात समझनी भी होगी, क्योंकि जैसे अभी सर्दियों की आपने बात करी है, तो जितनी देर से आई हैं उतनी जल्दी कम भी हो गई, मतलब जो स्पैम ऑफ टाइम है वो भी कम हो गया। बिल्कुल। जो सर्दियों का जो ड्यूरेशन था जो जितनी अवधि जो होती थी जिसको हम कहते हैं, वो कम हो रही है, और सर्दी भी जो है इतनी इंटेंस नहीं है जो पहले थी। जी बिल्कुल, वो शिफ्ट हो रही है। जी बिल्कुल। तो अगर ये तापमान की जो वृद्धि है, इसको अगर हम हमारे स्वास्थ्य से जोड़ के चलें या आने वाले वक्त में हम ये बात लेके चलें कि इसका हमारे समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसे किस तरह बताएंगे? देखिए, तापमान का सीधा संबंध जो है हमारे स्वास्थ्य के साथ है। जी बिल्कुल। ठीक है। उसमें एक तो ये है कि जब तापमान बढ़ रहा है, और खासकर ये जो सीजन है हमारा, है ना, जो गर्मी का जो सीजन है, उसमें बहुत सारे जो पहले से इसके साथ बहुत सारी जो है बीमारियां जुड़ी हुई होती हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, सनस्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, लूज लगना जिसको हम कहते हैं, ये इस तरह की बीमारियां जो है इसमें आपकी जो बढ़ रही हैं इसमें। इसके अलावा जो आपके जो विंटर में या जो सर्द ऋतु में जो है, तो उसमें जो आपकी जो बदलाव आ रहा है, उसमें भी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं कि जिसमें आपके जो वायरस हैं वो लंबे समय तक एक्टिव रह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए एक तरह की जो कंडीशंस वो तैयार करते हैं। जी। तो तकनीक और विज्ञान जितना समृद्ध होता जा रहा है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद इससे हम कोई रिसोर्सेज ऐसे पैदा कर सके जो तापमान कम करने में मदद कर सके। तो इनका कितना योगदान आज हो सकता है? क्योंकि जैसे यूजुअली हर घर में अब एसीज हैं, तो वो तकनीक ने उन्नति ज़रूर करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए कंफर्ट ज़रूर क्रिएट, लेकिन अगर मौसम से या फिर प्रकृति को लेके देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। देखिए, तकनीक और विज्ञान जो है वो दूधारी तलवार है। बिल्कुल। इसने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें विकास करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी दी है, शायद
और किसी प्लानेट पे इस तरह की कोई सृष्टि है या इस तरह की हम नहीं जानते हैं जी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञान से हमने सीखा, उसके उसके जो नियम हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके हमने इतनी उन्नति की है जी। परंतु इसका जो सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव जो आप बता रहे हैं, जैसे एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर्स में जो बेसिकली एक गैस इस्तेमाल होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज होती है इसमें, और वो एक्चुअली उसकी रेडिएटिव फोर्सिंग है, वो आपकी वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल जो तापमान बढ़ा है उसमें उसका योगदान लगभग हम 60% मानते हैं, लेकिन इसकी रेडिएटिव फोर्सिंग पर यूनिट बहुत ज़्यादा है। ये जो सब्सटेंस हम इससे निकल रहे हैं जो इसका है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखिए बहुत सारे जो विकसित देश हैं हमारे साथ टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो शेयर करने को तैयार नहीं है जी। हैं उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी जिससे कि हम तापमान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी आजकल कॉरपोरेट के जो है उसके दायरे में आती है, यानी कि उसको इस्तेमाल करते हैं अपना पूंजी बनाने के लिए, तो वो आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन एक मामले में उन्होंने जो उपलब्ध करने के लिए तैयार हुए पश्चिमी देश, 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अच्छा। और वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था कि क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा, कम हो रही है, ह्रास हो रहा है उसका, तो उसको रोकने के लिए वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और उसमें एक समझौता हुआ था कि भाई ये जो CFC गैस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो आपकी रेफ्रिजरेटर से या कूलिंग प्लांट से जो होती हैं, इसको बदला जाए जी। तो इसको दैट वाज टू बी रिप्लेस्ड बाई इसको बदलना था आपका HCFC से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओके। तो उसके लिए ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गए। आपने देखा होगा आजकल रेफ्रिजरेटर पे बहुत सारे लिखा होता है CFC फ्री जी। हालांकि ये भी खतरनाक है, मतलब ये भी रेडिएटिव फोर्सिंग है, लेकिन ये कम समय तक आपके वायुमंडल में रहेगी CFC की तुलना में। अच्छा, वो क्यों हुए आपसे करने के लिए? कारण ये है कि जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि उससे आपका स्किन कैंसर बढ़ेगा जी। और उसका सबसे बड़ा खतरा जो है पश्चिमी देशों में, यानी कि जो आपके मध्य और उच्च अक्षांशीय जो क्षेत्र के जो देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ओजोन का डिप्लीशन सबसे ज़्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों में या हाई लैटिट्यूड्स में होता है। तो वो फटाफट तैयार हो गए इसके लिए कि हम टेक्नोलॉजी शेयर कर लेते हैं इससे, जी। और जिसका कि फ़ायदा हमें मिल रहा है। क्या बढ़ता तापमान हमारी नई जनी बीमारियां जो आ रही हैं, क्योंकि पहले अगर हम कैंसर के बारे में बात करें तो कैंसर पहले मतलब यूजुअली बड़े लोगों में देखा जाता था, लेकिन अब छोटे बच्चे भी हो रहे हैं, कहीं पे भी जो किसी भी उम्र के बच्चों में कैंसर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां जो आम लोगों में, छोटे बच्चों में देखने को मिल रही हैं। क्या तापमान इनसे डायरेक्ट, या बदलता मौसम जो है इनसे डायरेक्ट लिंक करता है? देखिए, जहाँ तक कैंसर जैसी घातक बीमारी है, मैं सिर्फ स्किन कैंसर की बात कर रहा था, और उसका संबंध ओजोन डिप्लीशन से है जी। बाकी जो उस कैंसर की जो बीमारियां हैं वो हमारा जो रहन सहन है, मतलब लिविंग जो हमारी कंडीशंस हैं, और खासकर हमारा जो खाना है और जितनी मात्रा में पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, वो संबंध उसके साथ ज़्यादा है बजाय कि तापमान में जो वृद्धि है। आपको पता नहीं, एक ट्रेन चलती थी बीकानेर के लिए, बीकानेर में एक कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी। तो वो पंजाब से, बठिंडा से वो ट्रेन जाती थी बीकानेर तक जी। उसमें इतने कैंसर पेशेंट जाते थे कि उसको मतलब कैंसर एक्सप्रेस के नाम से भी उसको जाना जाता था। ओके। तो ये सारे पेस्टिसाइड का जो है वो ज़्यादा इसका प्रभाव है। तो एक जो मौसम में अस्थिरता आ गई है, जैसे हमने पहले भी बात करी है कि गर्मियाँ जो है लंबी हो गई हैं, सर्दियाँ जो है बहुत कम हो गई, बारिश का जो पहले वक्त होता था कि जुलाई और अगस्त जो है मिड की वो बारिश पड़ेगी ही पड़ेगी, ये जो अस्थिरता आ गई, जैसे आपने कहा भी था कि कभी भी बारिश हो रही है, थोड़ी देर के लिए हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये अस्थिरता को किस तरह से सही किया जा सकता है? इसको अस्थिरता, ये वजह ये जो आपके जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है और खासकर जो तापमान में जो वृद्धि हुई है, ये उसी की वजह से हुई है। देखिए, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते कि दोबारा से उसमें, लेकिन इसमें आपको ये है कि हम कितनी मात्रा में जो पोल्यूशन है या जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो विसर्जन जो हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर हमने उसको रोक भी दिया तो आने वाले बहुत लंबे समय तक इसका प्रभाव रहने वाला है जी। एक छोटा सा मैसेज जनता के लिए कि स्थिति अगर अभी भी संभाली जा सकती है तो किस तरह से संभाल सकते हैं? स्थिति, देखिए, स्थिति संभाली जा सकती है।
हमें अपना जो रहन सहन है उसको दोबारा से इतना लेविस बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहीं ना कहीं आपको एक साधारण जो ज़िंदगी हम जीने की जो जी रहे हैं उस पे लाने की ज़रूरत है। मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूँ कि देखिए, हम सब की जब बात करते हैं ना, तो हम भी एक ऐसे समाज हैं जो इसमें क्लासिफाइड है जी। तो मैं आपको बता दूं कि एक आंकड़ा ये है कि जो टॉप के 10% जो है ना, जो मानव समाज है दुनिया में, वो जितना पोल्यूशन कर रहा है, वो जो बॉटम के जो 10% है ना, सबसे नीचे वाले जो गरीब लोग हैं, उनसे 20 गुना ज़्यादा कर रहा है। तो जितना एनर्जी कंज्यूम कितना कर रहे हैं, जैसे आप कितनी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो एक तरह का इंडेक्स होता है कि आप कितना इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस डाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिर ये आ जाता है कि किस तरह से हम एनर्जी को संभालते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं। वातावरण हमारा है तो जिम्मेदारी हमारी है। तो सबसे ज़रूरी बन जाता है कि किस तरह से आपको मिलने वाले रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से वातावरण से जो आप ले रहे हैं उसे वापस देते हैं। क्योंकि अगर आज हम नहीं संभलेंगे तो कल मुश्किल में भी हम ही होंगे। सर, स्टूडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।